अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम मजमून करने वाले हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें और साथ एक पेन रख लें ताकि जो भी अशार लिखवाए जाएं, अकवाल और कुरानी आयात और अहादीस, इनके तर्जमे वगैरह वो आप साथ नोट करें ताकि आप इन्हें अपने मजमून में लिख सकें। तो मजमून पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आपको मजीद जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाया करेंगी और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो चलते हैं मजमून की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो मजमून पढ़ना है उसका अनवान है उर्दू ज़बान ज़रूरत और अहमियत। तो उर्दू ज़बान ज़रूरत और अहमियत साल दुवम यानी कि सेकंड ईयर के स्मार्ट सिलेबस का एक बहुत ही अहम मजमून है। इस मजमून में उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत के साथ साथ हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की अहमियत, उर्दू ज़बान की तारीख़ी अहमियत, कौमी उर्दू ज़बान की कौमी और मुआशरती अहमियत, उर्दू ज़बान की अहमियत पर अशार, ज़बान की अहमियत व अफादियत, उर्दू ज़बान अहमियत और उर्दू ज़बान की खूबियों को भी बयान किया गया है। तो ये तो मैंने बता दिया कि हमने इस ऐसे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये सब आपने आगाज़ में नहीं लिखना, इसको बस जहन नशीन कर लें। अब चलते हैं मजमून की तरफ। तो हमारा ऐसे अब स्टार्ट हो रहा है जी। तो ये देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान ज़रूरत और अहमियत। सबसे पहले शेर लिखना है मार्कर से सफ़े के दरमियान में, कि शेर है बात करने का हंसी तो तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो ये इस शेर से आगाज़ करना है आपने। आगे पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। ज़ुबान इजहार राय का यानी अपनी राय के इजहार का सबसे हसीन और बेहतरीन ज़रिया है। यानी मैं जो भी सोच रखता हूँ दिमाग में, मेरे जो बात है, मैं कैसे दूसरे तक पहुँचा सकता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान के ज़रिए। किसी भी मुल्क की कौमी ज़बान ना सिर्फ उसकी पहचान होती है बल्कि इत्तेहाद और तरक्की की ज़ामन भी होती है। ज़ामन किसे कहते हैं? गारंटी वैसे इसका मतलब होता है, यानी ज़मानत देती है। ज़बान उस मुल्क की मुआशरत और तहजीब व तमद्दन की असास भी होती है। यानी बेस, असास किसे कहते हैं? बेस को कहते हैं। तो कोई भी मुल्क है, वहाँ की अगर हम मुआशरत देखते हैं, तहजीब देखते हैं, तमद्दन, लोगों का रहना सहना देखते हैं, तो उसमें जो ज़बान का किरदार है वो किस तरह से इन तमाम लोगों को यकजा किए हुए है, इकट्ठा किए हुए है, वो ज़बान पर होता है। मिसाल के तौर पे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी और बलूचिस्तान में बलूची और खैबर पख्तूनख्वा में वो उनकी अपनी ज़बान बोली जाती पश्तो। लेकिन जब हमने ट्रेडिंग करनी है, कारोबार करना है, तजारत करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम सबको उर्दू ज़बान बोलनी पड़ेगी। तो इस तरह उर्दू ज़बान हमें यकजा किए हुए है, मिला के रखे हुए है। जी, किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की उस कौम की कौमी ज़बान पर मुनहसर होती है। बहुत ही अहम बात है। आप सोचेंगे ये कैसे? तो आगे देखते हैं। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ है कि आज अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस इसीलिए तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं कि इन्होंने अपनी अपनी कौमी ज़बान को ज़रिया तालीम और सरकारी ज़ुबान के तौर पर फ़रोग दिया है। जैसे हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ ज़रिया तालीम कौन सी ज़ुबान है? इंग्लिश। बच्चों को फ़खरिया तौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिल करवाया जाता है। एक और मिसाल अजीम मुल्क चीन की है, जिन्होंने अपनी चीनी ज़ुबान पर भरोसा करके दुनिया को दिखा दिया है। अंग्रेज़ी ज़ुबान तरक्की की ज़ामिन नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम पीछे लगे हुए हैं अंग्रेज़ी के, तरक्की तो अपनी ज़बान में रहकर भी की जा सकती है। चीनी सदर के सामने जब अंग्रेज़ी ज़ुबान में सपासनामा पेश किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ऐसा जुमला बोला जो कि ज़रबुल मिसल की हैसियत हासिल कर गया। ये उनके अल्फाज हैं, बहुत मशहूर है, मार्कर से लिखने आपने कि उनके अल्फाज थे कि ये वाले अल्फाज। चीन अभी गूंगा नहीं हुआ कि आप हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में सपासनामा पेश कर रहे हैं।
तो ये मार्कर से लिखेंगे पेज के दरमियान में। दूसरी तरफ हम बाहैसियत कौम अंग्रेजी जुबान के दिल दादा बने हुए हैं, यानी हमारे नज़दीक सबसे पढ़ा लिखा और काबिल इंसान कौन है जो अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक हम उसको पढ़ा लिखा तसव्वुर नहीं करते। अगर कोई इंसान पंजाबी बोलता है या उर्दू में ही बात कर रहा है और अंग्रेज़ी के अल्फाज नहीं बोल रहा, तो हम यही समझते हैं कि ये बस इतना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरे इंसान पर शख्सियत का रोब झाड़ना है तो आपको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है, जिसकी वजह से आज अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना बोलना हर शख्स की ज़रूरत के साथ मजबूरी बन गया है। ये शायर हैं जी अनवर मसूद, अभी तक हयात हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हर शख्स को ज़बान फ़रंगी के बाट से, बाट बेटा पता किसे कहते हैं? जब आप कोई सौदा लेने जाते हो ना, चीज़ लेने जाते हो, अब तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स आ चुकी हैं। वो चीनी लेने गए तो उसने वो मशीन के ऊपर चीनी रखी तो वो बता देता है कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो है चीनी है। लेकिन पहले क्या होता था, बाट होते थे, यानी वो ना लोहे के पत्थर होते थे, उनको बाट बोला जाता है। तो शायर कहता है हर शख्स को ज़बान फ़रंगी के, फ़रंगी अंग्रेज़ों को कहा जाता है, अंग्रेज़ी के बाट से जो शख्स तोलता है सो है वो भी आदमी, अफसर को आज तक ये खबर ही नहीं हुई, उर्दू जो बोलता है सो है वो भी आदमी। अफसर लोगों को आपको मालूम है, आप आर्मी में चले जाएं, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। और बाकी जो नीचे के मुलाजमीन होते हैं, चूँकि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, सो उन्हें हकारत की निगाह से देखा जाता है। ये हर डिपार्टमेंट में यही हाल है। उर्दू ज़ुबान की तारीख बहुत शानदार है। उर्दू लफ्ज़ तुर्क ज़बान के लफ्ज़ उर्दू से माखूज है, अलिफ वाओ रे दाल वाओ, ठीक है जी, ये तुर्क ज़बान से माखूज है उर्दू, जिसके मायनी लश्कर या फौज के हैं। अरबी ज़बान हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये मार्कर से लिखना है, मोहम्मद बिन कासिम और अरब ताजरों के ज़रिए पहुंची। अरब ताजर जो अरब से यहाँ पे तजारत की गर्ज से आते थे। चंद सदियों बाद अरबी फ़ारसी बोलने वाले अफ़गान बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके, ये मार्कर से नाम लिखिएगा, कब्ज़ा करके फ़ारसी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया। उसकी तकलीद यानी पैरवी करते हुए मुग़ल बादशाहों ने भी की और मुगलिया दौर में ही उर्दू ने फ़रोग़ पाया। यही वजह है कि उर्दू ज़बान को बड़े सगीर के मुसलमानों से मंसूब किया जाता है। अगला पैराग्राफ क्या कि उर्दू ज़ुबान की बनावट और तश्कील के मुतालिक सबसे बड़ा नज़रिया हाफिज़ महमूद शेरानी का है। मार्कर से लिखिएगा ये। उन्होंने उर्दू ज़ुबान का माखज़ यानी ये जो ज़बान है ये कहाँ से निकली, कहाँ से बनी, वजूद में आई, उन्होंने कहा पंजाबी और फ़ारसी ज़बान को करार दिया। इस नज़रिए की इकबाल ने भी तायीद की, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि उन्वान में ही लिखा हुआ है कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत क्या है, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, उर्दू ज़ुबान के में। लेकिन आपने ना ये हेडिंग नहीं बनानी जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, आपने हेडिंग नहीं बनानी, ना ही ये अलामत लगानी है राब्ते की। आपने ये अल्फाज लिखने हैं मार्कर से। उर्दू ज़ुबान की अहमियत आगे लिख लीजिए कि यूं है कि उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, ठीक है, इस तरह से, यानी ये साइन मिटा दीजिएगा और क्या लिखना है, उर्दू ज़ुबान की अहमियत इस तरह से है। तो ये जो अल्फाज होंगे ये मार्कर से रहेंगे, इसके आगे वाले अल्फाज के इस तरह से है वो कलम से आ जाएंगे। उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, भारत की 6 रियासतों में भी दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज है। हिंदुस्तान के कानून में उर्दू का इन 22 ज़बानों में इस्तेमाल होता है जिनको दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 8% और भारत की आबादी के तकरीबन 5% लोग उर्दू को मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेटा मादरी ज़बान कौन सी होती है? मिसाल के तौर पे आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप पैदा हुए, आपको पैदा होते ही घर में जो ज़बान सबसे पहले माँ ने सिखाई या बोली, आपको जो आपके साथ जिस ज़बान में
इबलाग किया गया, गुफ्तगू की गई, वो आपकी मादरी ज़बान है। अब आजकल तो ऐसा ही हो रहा है कि जो वालिदैन हैं वो उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करते हैं बच्चों के साथ पैदा होते ही। तो आजकल के जो बच्चे हैं, यानी आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो आपकी मादरी ज़बान उर्दू है। आगे देखते हैं। भारत की छठी और पाकिस्तान की पांचवी बड़ी ज़बान उर्दू है। उर्दू ज़बान को बामे अरूज यानी पीक तक पहुंचाने में शायरों, अदीबों और अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। मुगलिया दौर 1849 में 1849 में पहली मर्तबा उर्दू को पंजाब में दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। पूरी दुनिया में खालिस उर्दू बोलने वालों की तादाद 11 करोड़ से जायद है, जिसके लिहाज से उर्दू दुनिया की 9वीं बड़ी ज़बान है। ये आगे जी अहमियत। आगे देखते हैं। लफ्ज़ उर्दू को मशहूर शायर गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने, ये शायर हैं जी, ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 में इनकी गज़ल भी है, दुनिया में जब तलक के मैं, ये वाली गज़ल 1780 के आसपास अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। उर्दू को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा। मसलन ये नाम मार्कर से लिखिएगा। हिंदवी कहा गया इसको, हिंदी की निस्बत से हिंदवी। रेख्ता कहा गया, उसके बाद रेख्ती, ये ना लिखिएगा, रेख्ती एक अलग, ये तो सिंफ है। उसके बाद दहलवी, गुजराती भी कहा गया इसे, खड़ी बोली भी कहा गया, वगैरह वगैरह। दहलवी, ज़ुबान दहलवी भी कहते हैं। ये मार्कर से शेर लिखिएगा कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। 1837 में उर्दू को पहली मर्तबा फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी के साथ दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। उर्दू और हिंदी में सबसे बड़ा फ़र्क रस्मुल ख़त का है। रस्मुल ख़त बेटा किसे कहते हैं? ये मैं अभी आपको वजाहत कर देता हूँ। फ़ॉन्ट्स को कहते हैं, आसान अल्फाज में फ़ॉन्ट्स को कहते हैं रस्मुल ख़त। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ अम्मार नाइमी। ये रस्मुल ख़त जो है इसमें फ़र्क है, ठीक है जी। ये नसख है, इसको क्या बोलते हैं? नसख। अब आता है जी नस्तालीक, वो ये वाला ख़त होता है। ये अभी मैं आपके सामने बताता हूँ, पेश कर रहा हूँ। ये देखें, फ़ॉन्ट्स का फ़र्क आ जाता है। ये देखें, ये वाला कौन सा है? इसको कहते हैं नस्तालीक, ठीक है जी। तो फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? हिंदी में, यानी कि जो उनकी ज़बान है। देखें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी में और इसमें क्या फ़र्क है रस्मुल ख़त का। उर्दू नस्तालीक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाली उर्दू इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। और हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अब मेरे पास वो फ़ॉन्ट्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि वो किस तरह से लिखी जाती है। उर्दू ज़बान का जदीद ज़बानों में शुमार होता है, इसके बावजूद दुनिया की तमाम इसनाफ़ अदब का मवाद मिलता है। यानी इसमें नावल्स भी मिलेंगे, इसमें फ़िक्शन भी मिलेगा, इसमें आपको पोइम्स भी मिलेंगी, फ्री वर्सेस भी मिलेंगी, इसके अलावा प्रोज़ पोइट्री है। ये तमाम असनाफ़ हैं। रस्मुल ख़त के फ़र्क ने फ़िरका वाराना बुनियादों पर हिंदुस्तान को दो ज़ुबानों, उर्दू बराए मुस्लिम, ये मार्कर से, और हिंदी बराए हिंदू में तकसीम कर दिया। सिर्फ क्या मसला था? रस्मुल ख़त का मसला था सबसे बड़ा, कि वो कहते थे हमने इन फ़ॉन्ट्स में लिखना है, जिस तरह से मूवीज़ उनकी स्टार्ट होती हैं, आपने देखा होगा वो किस तरह से लिखा होता है। तो हम कहते थे कि हमने नस्तालीक ख़त में लिखना है। उसकी रीज़न क्या है नस्तालीक में? क्योंकि अरबी भी वैसे लिखी जाती है ना, कुरान मजीद, तो ज़ाहिर बात है हमें उसी से निस्बत है। तो इसी वजह से हम कहते थे कि हम इस फ़ॉन्ट में, यानी इस रस्मुल ख़त में लिखेंगे, ये वजह थी। उर्दू ज़बान ने अपने अंदर फ़ारसी और अरबी अल्फाज को फ़ोकियत दी। इसमें आपको ना बहुत बड़ी तादाद में फ़ारसी और अरबी अल्फाज मिलेंगे उर्दू ज़बान में, जबकि हिंदी ने संस्कृत ज़बान से ज़्यादा अल्फाज लेना शुरू किए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं रेडियो, वो कहते हैं आकाशवाणी। इसी तरह से हम कहते हैं टेलीविज़न, टीवी, तो वो लोग कहते हैं दूरदर्शन, ठीक है। तो ये ना उन्होंने अल्फाज कहाँ से लिए? उन्होंने संस्कृत से लिए, और हमने किससे लिए? अरबी और फ़ारसी से। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज को उर्दू हिंदी ज़बानों ने फ़राख दिली, खुले दिल से कबूल किया।
आप देखें हम भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश के अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ बोलते हुए। उर्दू की अफादियत, ये मार्कर से लिखिएगा, का इससे लगा सकते हैं, ये 2 बार लिखा गया है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदी आज तक हिंदुस्तान में आम लोगों की ज़बान नहीं बन सकी। हिंदी के बेशतर अल्फाज तो हिंदी बोलने वालों की समझ में भी नहीं आते। भारत की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादातर फिल्में उर्दू में ही बनती हैं। गानों की शायरी तो 100% उर्दू में की जाती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, ये मार्कर से सफ़े के दरमियान में लिखिएगा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। उर्दू ज़बान को तमाम पाकिस्तानी सूबों में सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। प्राइमरी से लेकर आला सानवी जमातों तक लाजमी मजमून की हैसियत से पढ़ाई और सिखाई जाती है, यानी इंटरमीडिएट तक ये ना कंपलसरी सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू ज़बान अदब, दफ्तर, अदालत और दीनी इदारों में बोली जाती है, ये उर्दू ज़बान जो है। और ये मुल्क की समाजी और सकाफती मिरास का ख़जाना भी लिए हुए है। पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले पाए जाते हैं। अरब रियासतों के साथ साथ बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी बोली समझी जाती है। कौन सी ज़बान? उर्दू ज़बान बोली जाती है। 1973 का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, भुट्टो ने ये बनाया था। भुट्टो के दौर में ये बना था, के तहत शिक, कौन सी शिक है? 255 251 के मुताबिक उर्दू को दफ्तरी ज़बान बनाने का ऐलान हुआ। ये मार्कर से लिखिएगा ये वाली लाइन। लेकिन अमल ना हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 सितंबर 2015 को सरकारी दफातर में उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान के नाफिज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब देखते हैं अमल होता है कि नहीं। हमारी कौम की बदकिस्मती तो देखिए, जिस शख्स को अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती हम उसको पढ़ा लिखा ही नहीं समझते। उर्दू बोलने वालों को अजीब नज़रों से घूरा जाता है। हम भूल गए हैं कि उर्दू ज़बान के फ़रोग में, यानी इसको तरक्की देने में, सर सैयद शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सैयद सुलेमान नदवी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मीर तकी मीर, मुसहफ़ी, गालिब और अल्लामा इकबाल, ये मार्कर से नाम लिखेगा सारे, जैसे अजीम शायरों और अदीबों ने लाजवाल अदब तख्लीक किया है। उर्दू ज़बान की अहमियत पर चंद मशहूर शायरों के अशार पेश खिदमत हैं। दाग दहलवी क्या कहते हैं? कहते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तां में धूम हमारी ज़बान की है। अब बेटा, हिंदुस्तान में नून का नुक्ता नहीं लगाना, ज़बान में नून का नुक्ता नहीं लगाना, ऐसे ही लिखेंगे। मुसहफ़ी क्या कहते हैं? कहते हैं, ज़बान देखी है हमने मीर की, मिर्ज़ा की भी वल्लाह, कहें हम किस तरह कि मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं, गैसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शमा ये सौदाई दिल सूजिए परवाना है। ये शेर आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, इसको समझ लें। गेसुए उर्दू, गेसु किसे कहते हैं? बालों को, यानी उर्दू के बाल। अब उर्दू के बाल थोड़ी होते हैं, सिर्फ ये इस्तारतन बात कही जा रही है। गेसुए उर्दू अभी, यानी ये क्या कर रही है जी, ये इसका जो शाना है, कंधे हैं, अभी इसने बालों ने मजीद फैलना है, उर्दू के जो जुल्फे हैं। शमा, ये सोदाई दिल सूजिए परवाना है। अब ये जो उर्दू की शमा रोशन है, ये फैलती चली जाएगी, मजीद शेर की पेचीदगियों में नहीं जाते। सलीम सिद्दीकी क्या कहते हैं? कहते हैं, फ़िज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, सलीके से ज़माने में जो उर्दू बोल लेता है। उसके बाद है, हर मुल्क में उसकी कौमी ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि इस मुल्क के दफातर, अदालतों, स्कूलों और असम्बलियों में कौमी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, ताकि उससे कौमी ज़बान को फ़रोग मिले। चंद तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके हम वतन अजीज़ में उर्दू को फ़रोग दे सकते हैं। क्या क्या तजावीज़ हैं? बुलेट्स बनाकर लिखिएगा। तमाम नसाबी कुतब का सिलेबस उर्दू ज़बान में होना चाहिए। यानी ये निसाबी कुतब कौन सा है? यानी ये जो स्कूल कॉलेजेस में आपको सिलेबस दिया जाता है। दफातर में उर्दू को दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया जाए। यानी आप देखें, हम जितने भी ईमेल्स भेजते हैं, जितनी भी वहाँ पे रिक्वेस्ट होती है,
वो सारा इंग्लिश में प्रोसेसिंग होती है। सरकारी खतो कताबत उर्दू ज़बान में हो, टाइपिंग वगैरह। अदालतों के फैसले भी उर्दू में लिखे जाएं। अब एक अनपढ़ है, उसका ये बेटा मुलजम, उस पर गलत इल्ज़ाम लग गया है, उसको पर्चा थमा दिया गया, जी ये लो पर्चा पढ़ लो, ये इल्ज़ाम है। अब वो बेचारा क्या पढ़े? उर्दू में लिखा होता वो कुछ पढ़ भी लेता या पढ़ा लेता किसी से। अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज को मिन्नो अन उर्दू में इस्तेमाल करने के बजाय उनका तर्जमा शामिल किया जाए। यानी मिसाल के तौर पे कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, हम उसके मुतबादिल अल्फाज तो होते हैं, लेकिन हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। किचन लफ्ज़ है, अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका बावर्ची खाना होता है। बाथरूम का बैतुल खला है। तो ये अल्फाज हैं, हम जानबूझ के इनको नहीं देखते। उर्दू को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू को अहमियत दी जाए। उसके बाद है सूबाई असम्बलियों की कार्रवाई अपनी लोकल ज़बानों की बजाय उर्दू में हो। उसके बाद है अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम पर पाबंदी लगाई जाए। ये ज़रा सख्त बात हो गई है, पाबंदी नहीं, वैसे ही इसको सानवी हैसियत दे देनी चाहिए। अच्छा, अंग्रेज़ी ये ना आप लिखिएगा, ये वाली लाइन, अंग्रेज़ी ज़ुबान को लाजमी की बजाय ऑप्शनल बनाया जाए। ये बेस्ट है, ये बिल्कुल ये लिखना है, यही आपने लिखना है। उसके बाद आगे मार्कर से एक बंद है, ये लिखिएगा सफ़े के दरमियान में कि था अर्श पे एक रोज़ दमागे उर्दू, यानी उर्दू का दिमाग वो कहाँ तक पहुँच गया? अर्श पे। पामाले ख़ज़ां आज है बागे उर्दू, उर्दू के बाग में क्या हुआ? ख़िज़ां जो है वो पामाल हो गई है, उसको कुचल दिया गया। गफलत तो ज़रा कौम की देखो काजिम, वो सोती है बजता है चिरागे उर्दू। तो ये गफलत है जिसकी वजह से उर्दू को उसका मुकाम ना मिल सका। आखिरी, बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से उल्टी गंगा बहती है। आज तक उर्दू को अमली तौर पर सरकारी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने हमें ऐसा निज़ाम तालीम दिया है जिससे क्लर्क तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन रहनुमा पैदा नहीं किए जा सकते। मार्कर से ये लाइन लिख लें तो बेहतर है। अंग्रेज़ों ने हमारी तालीम के साथ साथ हमारे रहन सहन और रवायात को भी सल्ब कर लिया है। अगर किसी मुल्क की ज़बान को छीन लिया जाए तो उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।